एक बड़ा संदेश जो है वो देश के नाम देने वाले हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि तमाम देशवासी जो हैं वो आज सुबह ही इस संदेश को जरूर सुने। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश सुना जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि संदेश को टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए सुना जा सकता है। आज सुबह ही कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सुरक्षा समिति के सदस्य शामिल थे। तो ट्वीट करके जानकारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जल्द ही बड़ा संदेश लेकर आऊंगा। और इस समय हमारे साथ दीपक चौरसिया जी भी जुड़ गए हैं, एडिटर इन चीफ है इंडिया न्यूज के। आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या हो सकता है ये बड़ा संदेश देश के नाम? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में घुसकर ये पता लगाना कि नरेंद्र मोदी अब से चंद मिनटों बाद क्या संबोधित कर रहे हैं, ये बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनके यहां पर लीकेज की संभावना या खबर पहले निकलने की संभावनाएं न के बराबर होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैंने अभी अभी शहजाद पूनावाला का एक ट्वीट पढ़ा हुआ है स्टूडियो आते वक्त, और शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट में यह कहा कि प्रधानमंत्री जल्द ही एक जीत की घोषणा का अनाउंसमेंट करेंगे। तो अगर मैं इस ट्वीट के हिसाब से जाऊं तो क्या यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है? यही एक सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। अब अगर हम कंचन शुरुआत से इसकी बात करना शुरू करें और ये देखें कि किन किन चीजों पर प्रधानमंत्री अपने इस राष्ट्र के नाम संबोधन में अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ था पिछला तब हुआ था जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, जब उन्होंने 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद किया था। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का संबोधन, राष्ट्र के लिए संबोधन नहीं किया है। ऐसे वक्त जब चुनावी आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में प्रधानमंत्री कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री देश द्वारा उठाए गए किसी भी कदम की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय महत्व की, उसको देश के सामने रख सकते हैं। चूंकि खुद भारत देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए यह घोषणा बहुत बड़ी हो सकती है। और नरेंद्र मोदी के स्टेचर का प्रधानमंत्री अगर अपनी कोई बात करने देश के सामने आता है कंचन, तो यह घोषणा बहुत बड़ी हो सकती है। मुझे अभी भी जो एयर चीफ BS धनोआ है उनका एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, जब उनसे पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ आपका ऑपरेशन खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऑपरेशन हमारा अभी भी चल रहा है। ये उस वक्त की बात थी जब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और इस बात पर सवाल पूछे जा रहे थे फोर्सेस और सरकार से कि कितने आतंकवादी मारे गए थे। उसके जवाब में कहा था कि हमारा काम टारगेट को हिट करके आना होता है, टारगेट को हिट करके आने के बाद हम वहां पर रुककर ये नहीं गिनते कि कितना नुकसान हुआ है, हमने टारगेट को हिट किया है, सही किया है। ये BS धनोआ का कहना था। और उसके बाद रुकना हमारा काम नहीं है, यह काम सुरक्षा एजेंसियों का है और खुफिया एजेंसियों का है। तो यही बात उन्होंने कही थी। और इसके कहते कहते उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा ऑपरेशन अभी पाकिस्तान के खिलाफ खत्म नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ एक संभावना पर बात कर रहा हूं कि यह एक बड़ी संभावना हो सकती है, क्योंकि कोई नीतिगत निर्णय, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ा हो, चाहे किसी घोषणा से संबंधित हो, या कैबिनेट के बड़े सुरक्षा के कैबिनेट से जुड़े बड़े फैसले के बारे में जानकारी हो, तो यह भी बेहद महत्वपूर्ण बात है कि क्या प्रधानमंत्री इससे जुड़ी कोई बात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, चुनावी आचार संहिता से बंधे होने के कारण प्रधानमंत्री इससे जुड़ी कोई बात नहीं कर सकते हैं। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह और हमारे असाइनमेंट एडिटर आतिर खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। आतिर, CCS की बैठक आज हुई थी क्या? और CCS की बैठक और उसके बाद कैबिनेट की बैठक, आज प्रधानमंत्री सुबह से क्या क्या करते रहे, क्या शेड्यूल हमको अभी तक उनका मिल पाया है सामने? देखिए दीपक, जैसे आपने पहले ही जिक्र किया था कि जो एजेंडा रहता है उसकी जानकारी आजकल बिल्कुल जो है पूरी तरह से नहीं आ पाती है, क्योंकि ये गोपनीय रखी जाती है। और CCS खास तौर पर और भी ज्यादा उसकी वजह होती है कि उसको गोपनीय रखा जाए। लेकिन CCS की बैठक होना, कैबिनेट की बैठक होना, उसके बाद प्रधानमंत्री का देश को संबोधित करना, ये अपने में ही बड़ी बात है। जैसे कि आपने जिक्र किया, एयर चीफ धनोआ ने भी इस बात का पहले ब्यौरा दिया था कि हमला हुआ था, लेकिन हमले के बाद वहां पर क्या उसका फॉलोआउट क्या हुआ,
एक्शन आफ्टर इफेक्ट्स किया हुआ, ये एयरफोर्स का काम नहीं है। हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मुद्दा हो जो प्रधानमंत्री देश के सामने रखना चाहे। प्रधानमंत्री हम जैसे जानते हैं बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, मन की बात से रेडियो से भी करते हैं, ट्वीट भी करते हैं, और आज वो ये भी चाहते हैं कि देश को देखे, यानी कि संबोधन में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन रहेगा पूरे देश के सामने। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण संबोधन रहेगा आतिश, जैसा आपने कहा और मैंने भी कहा कि अभी तक जिन पॉइंट्स पर हम जीरो डाउन कर सकते हैं, यानी पहले यह करें कि क्या प्रधानमंत्री कोई नीतिगत फैसला ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था से जुड़ी कोई जानकारी दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री देश में अगर उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाया है उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर देश में कोई वो बड़ा कदम उठाते हैं, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नीतिगत फैसला, तो वो चुनाव को प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि चुनाव के घोषणा होने के बाद वो इस तरह का कोई भी नीतिगत घोषणा कैमरे पर या टेलीविजन पर या सोशल मीडिया के सामने या देश के सामने नहीं कर सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, तो इस बात का बहुत बड़ा वजन है कि प्रधानमंत्री अगर ट्वीट करके कह रहे हैं कि 11:45 से 12 के बीच में मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करूंगा, तो उस बात का वजन बहुत बढ़ जाता है। सीधे चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, आपको क्या जानकारी है, सुबह से आज प्रधानमंत्री किन किन कामों में व्यस्त रहे? कैबिनेट और कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति, कितने लंबे समय बाद कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की मीटिंग हुई है, और ये बैठकें ऐसी होती है जिनके बारे में ओपनली बहुत पता नहीं लग पाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के सुबह से लेकर अब तक के शेड्यूल की हम बात करें तो हमें क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री की पहली बैठक जो होती है, आज की जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने अपने सेक्रेटरी के साथ बैठक की और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट के बाद सीसीएस, जैसा कि आप जानते हैं पिछली सीसीएस की बैठक हुई थी और उसके बाद जेकेएलए पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी, और आज की सीसीएस की बैठक और सीसीई की बैठक हुई है। और वहीं से ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि 11:45 से 12 बजे के बीच महत्वपूर्ण संदेश लेकर आऊंगा। तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री संदेश प्रधानमंत्री का होगा, क्योंकि जहां तक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के कॉरिडोर की बात है, अधिकारी भी हमसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री क्या महत्वपूर्ण घोषणा, जो महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ रहे हैं। वहीं जहां विपक्षी दलों की बात करें दीपक जी, कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट पार्टियों के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी ये उत्सुकता उनकी थी कि प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण संदेश है क्या। और जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर कोई भी संदेश, आपने डिमोनेटाइजेशन की बात की थी, जब प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया था तो लगता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर बड़ा ऐलान किया था और अब दूसरी बार प्रधानमंत्री जो है महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये संदेश क्या है, अब तक सभी जो है कयासों के दायरे में है। दीपक जी, राकेश, एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि पुलवामा जो 14 फरवरी को हमला हुआ था उसके बाद क्या क्या हुआ था, क्या ये पूरा मामला उससे रिलेटेड हो सकता है? पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों को एक आईईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया था, कार बम का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद भारत और भारत के अंदर पाकिस्तान को एक कड़ी प्रतिक्रिया देने का दबाव बढ़ा था और उसके बाद भारत ने एक एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में जाकर और आतंकियों के लॉन्च पैड को खत्म किया था, आतंकियों के ट्रेनिंग स्कूल को खत्म किया था जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती थी। 250 से 300 जो ट्रेनी आतंकवादी थे वो मारे गए थे, उनके कुछ हैंडलर्स भी मारे गए थे। इस बात की खबर निकलकर सामने आई थी और उसके बाद से आर्मी का जो ऑपरेशन था उसके बारे में एक ही बयान हमको सामने मिला था जो एयर चीफ बीएस धनोआ का था कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या उससे जुड़ा हुआ कोई मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आतिर के पास चलते हैं। आतिर, पुलवामा के बाद से क्या क्या ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके चलते भारत बहुत गुस्से में था और उसके बाद हमको ऐसा लगा था कि बालाकोट में जाकर एक एयर स्ट्राइक करके हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? कई खबरें इस बात की भी आ रही हैं जिस तरह से भारत ने पूरा एक्शन किया था और पुरजोर तरीके से पाकिस्तान में घुस कर किया था। और कल अगर आप बयान देखें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के, तो उन्होंने फिर बयान दिया है कि उनको डर है कि भारत कोई और एक्शन कर सकता है चुनाव से पहले। लेकिन अगर हम बात करें पुलवामा के बाद की, पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने कई प्रयास किए हैं और वो प्रयास असफल रहे भारत पर एक्शन करने के। हो सकता है
कि इसका ब्यौरा प्रधानमंत्री के संदेश में अपने वो रखे सामने, लेकिन ये बात तो अब लगभग लगता है कि जो उनका संदेश होगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ जरूर हो सकता है। दीपक, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपने कहा। और कंचन, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चुनावों के बीच में हैं और प्रधानमंत्री अगर कोई भी संदेश देते हैं तो इसका सीधा असर चुनावों पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने उस पर बैन लगा रखा है, और इसके लिए प्रधानमंत्री का ये संदेश बेहद सीधा होगा, बेहद कड़ा होगा और किसी न किसी को एक कड़ा संदेश देने वाला होगा। और फिलहाल सोचने पर यही इंडिकेट होता है कि भारत के किसी ऐसे कदम के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसमें भारत ने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं और भारत ने कोई बड़ी कार्रवाई की है। तो इस पर हमारी नजर लगातार कंचन बनी रहेगी। एक बार फिर से, हाँ कंचन, आप मैं दीपक सर, मैं ट्विटर पे ही अभी थी और मैं देख रही थी बाढ़ आ गई है। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। किसी ने लिखा JNK के बारे में अनाउंसमेंट करेंगे। ऐसी ही गहमा गहमी 2016 में देखने को मिली थी जब नोटबंदी का फैसला लिया गया था, और एक बार फिर से अब 2019 में लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है, कोई भी ऐसा फैसला वो नहीं ले सकते हैं जो आचार संहिता जो लगी हुई है उसको तोड़े। तो ऐसे में आज बिल्कुल 2016 वैसा माहौल बन गया है सर, सोशल मीडिया पर 2016 से ज्यादा उत्सुकता का माहौल बन गया है क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। राकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे वक्त जब चुनाव शुरू हो चुका है, आपने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी ये जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री आखिरकार ऐसा क्या अनाउंसमेंट कर सकते हैं। चुनाव पर यह अनाउंसमेंट कितना सीधा असर डालेंगे राकेश? देखिए दीपक जी, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही चुनाव की तिथियों का घोषणा होती है उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाता है। तो सबकी निगाहें क्योंकि इस बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर शब्दों की बात करें, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है उसमें सीधे तौर पर कहीं घोषणा की बात नहीं की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 11:45 से 12 बजे के बीच जो है महत्वपूर्ण संदेश लेकर आऊंगा। लेकिन संदेश क्या होगा, इस पर अभी कयासों का बाजार गर्म है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां तक बात है कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा, जो अधिकारी भी दबे जुबान से ये बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए बात को रख सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ये कयास की बात है क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है अब तक का कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई भी बात लीक नहीं हो पाती है। तो अब ये इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा। दीपक जी, राकेश, अगर हम बात करें और शुरू से प्रधानमंत्री को प्रेडिक्ट करना शुरू करिए, हालांकि मोदी को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कौन कौन से ऐसे फैसले हो सकते हैं जो चुनावी आचार संहिता के लगने के बाद प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं? जैसे अभी कुछ की मैंने बात की, कौन कौन से फैसले ऐसे होते हैं जो चुनावी आचार संहिता को लगने के बाद प्रधानमंत्री नहीं ले सकते हैं? देखिए दीपक जी, नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारी जो कि इस गृह मंत्रालय के आला अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे हैं तो वो आचार संहिता में नहीं आएगा। रही बात कि अगर सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई अगर की गई होगी तो उसकी जानकारी दी जा सकती है, वो आचार संहिता के दायरे में नहीं आएगा। और कुछ बातें जो सरकार ने उपलब्धि के तौर पर कुछ किया हो तो उसकी जानकारी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप अगर उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसके बारे में जानकारी देंगे तो प्रधानमंत्री उलट उसके बारे में बात करते हैं। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आला अधिकारियों की बात करें तो उनका यह मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो सकता है प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण संदेश। साथ ही साथ सरकार द्वारा कुछ अन्य उपलब्धि की बात जो है प्रधानमंत्री कर सकते हैं। लेकिन राकेश, अन्य उपलब्धि, जहां भी आप अन्य उपलब्धि शब्द का जिक्र करते हैं, 2 ही चीज होती है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा हुआ। ये दोनों ही ऐसे मसले होते हैं जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। सरकार उनको परिस्थितियों के हिसाब से उन निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है इस आचार संहिता के माहौल में। इसके अलावा कोई भी ऐसा फैसला होता है तो वो चुनावी आचार संहिता के बारे में आ जाता है, चाहे वो कोई नीतिगत घोषणा हो, चाहे वो कैबिनेट के द्वारा जनता के कल्याण के कुछ कार्य हो, उन पर तो चुनाव आयोग ने बैन एक तरह से लगा ही दिया है। चुनावी फैसला होता है तो वो चुनावी आचार संहिता के बारे में आ जाता है, चाहे वो कोई नीतिगत घोषणा हो, चाहे वो कैबिनेट के द्वारा जनता के कल्याण के कुछ कार्य
हों, उन पर तो चुनाव आयोग ने बैन एक तरह से लगा ही दिया है चुनावी आचार संहिता के बाद। तो दो ही मुद्दे समझ आते हैं इस वक्त राकेश, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा हुआ हो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो सकता है, इसमें नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री इतने क्रूशियल मौके पर, जब अभी भी खबर यह भी आ रही है राकेश की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अभी भी चल रही है, तो क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ये खत्म हो गई है? और आपको क्या लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों, इससे कोई इतर बात क्या प्रधानमंत्री कर सकते हैं? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि दीपक जी नॉर्थ ब्लॉक की बात करें, नॉर्थ ब्लॉक के जो है हम लोग जो पूरे अगर जो अधिकारियों के जो की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, केंद्रीय गृह सचिव वहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ एडिशनल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर जब पिछली बार सीसीएस की बैठक हुई थी तब भी वहां पर थे, और अभी भी नॉर्थ ब्लॉक से ये कहा गया है कि वो सीधे प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है वहां पर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर जो है महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो आपने बात कही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, तो उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी जो नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने कहा कि आज जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बात कही है और उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि भारत जो है चुनाव से पहले एक कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो महत्वपूर्ण संदेश है जम्मू कश्मीर या राष्ट्रीय सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बात कही जा रही है उस पर हो सकती है। दीपक जी बिल्कुल, और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं और लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री और कितना इंतजार कराएंगे और प्रधानमंत्री अब क्या नई चीज लेकर आने वाले हैं। और ये भी लिख रहे हैं, किसी ने मजाक में लिखा है कंचन, कि प्रधानमंत्री किसी भी सीक्रेट को काफी वक्त तक होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा था कि उनकी पचाने की क्षमता बहुत है, ये शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि मैं पूरा एक साथ नहीं खुल जाता हूं, धीरे धीरे खुलता हूं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के धीरे धीरे खुलने की यह प्रक्रिया चालू है। आप हमारी स्क्रीन पर वो ट्वीट देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री ने लगभग 11:30 के आसपास लिखा था। मेरे प्यारे देशवासियों, आज सुबह लगभग 11:45 से 12 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आऊंगा। क्या यह मसला जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो सकता है? एक बार फिर से हमारे असाइनमेंट एडिटर आतिफ खान के पास चलते हैं। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है? देखिए दीपक, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सबसे जो सबके दिमाग पर टॉप पर है वो पुलवामा, पाकिस्तान ने जो एक्शन किया था उसका जवाब जो दिया था, मुंहतोड़ हमला किया गया था। लेकिन उसके बाद कई बातें ये सामने आई थी कि पाकिस्तान ने फिर असफल प्रयास किए थे भारत में घुसने के, और कि J-17 एयरक्राफ्ट और इस तरह के कई उन्होंने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया था, लेकिन वो असफल हुए थे, तो उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। तो एक बड़ी जो सफलता की बात है जो सामने आ रही है, और वो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि इस समय अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और इसको लेकर कोई भी संदेश, जैसे कि राकेश बता रहे थे, ये घोषणा नहीं संदेश है जो कि प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, लोगों के सामने रखना चाहते हैं। 15 दिन रह गए हैं पहले फेज के चुनाव के, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का संदेश लोगों तक जाता है, हर जगह इस बात का प्रयास लगाया जा रहा है, हर भारतीय को इस समय इस संदेश का इंतजार है। वो जानना चाहता है कि आखिर ये संदेश क्या होगा और उसका उस संदेश का उस पर क्या असर पड़ेगा। खासतौर से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी एक तरह की खलबली मची है कि प्रधानमंत्री कौन सा संदेश देना चाहते हैं, और जो इस समय सुबह के समय वो लोगों के पूरे भारत और विश्व के सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल, और सीधे चलते हैं राकेश के पास। राकेश, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो इस वक्त नॉर्थ ब्लॉक से निकले हुए हैं, शायद प्रधानमंत्री के घर गए हुए हैं। ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नॉर्थ ब्लॉक में चले आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आपने देखा था कि पिछली सीसीएस की बैठक हुई थी, उसके बाद जो है जेकेएलए पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी, और सीधे तौर पर आपने देखा है कि एनआईए द्वारा अलगाववादी नेताओं पर लगातार शिकंजा लगातार कस रहा है।
तो अलगाववादी नेताओं पर क्या और शिकंजा कसेगा? एक निगाहें जो हैं जो उस पर टिकी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात किया जाए, राकेश रोकूंगा। एएनआई का ट्वीट आ रहा है और उस ट्वीट में यह लिखा गया है कि 3 मिनट के बाद, ठीक 3 मिनट के बाद, 12:20 हो चुके हैं, 3 मिनट के बाद प्रधानमंत्री अपनी बात शुरू कर देंगे। तो 3 मिनट का हमको और इंतजार करना चाहिए था। आप अपनी बात खत्म कीजिए। आप बता रहे थे हमें जम्मू कश्मीर के आज के हालात के बारे में, वर्तमान हालात के बारे में। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में खासतौर पर घाटी की बात करें दीपक जी, तो टेरर फंडिंग को लेकर लगातार एनआईए द्वारा के साथ साथ ईडी और तमाम एजेंसियां नकेल कस रही हैं। तो पिछले सीसीएस में जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगाया गया था, और तो ये आगे उम्मीद की जा रही थी आने वाले समय में अलगाववादी नेताओं पर और शिकंजा कस सकता है। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक से ये कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री के आवास पर गए हैं, तो एक अटकलों का बाजार इस ओर ज्यादा लग रहा है। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अब से 3 मिनट बाद जब प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण संदेश देंगे, तो क्या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, या नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है। लेकिन अगर नॉर्थ ब्लॉक की बात किया जाए दीपक जी, तो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अधिकारी जो हैं प्रधानमंत्री के आवास पर हैं। राकेश, मैं महत्वपूर्ण एक जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही है, उसमें यह कहा गया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने साथियों को किसी महत्वपूर्ण कदम के बारे में ब्रीफ किया है, और यह कदम क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए ही कुछ पलों के अंदर प्रधानमंत्री संदेश दे सकते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद हैं। उनकी एक बैठक चल रही थी, बैठक अब से चंद सेकंड पहले खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री का यह संदेश रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लाइव नहीं जाएंगे, जहां तक हमें जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक, और प्रधानमंत्री अब से चंद सेकंड बाद ही हमारे सामने आने वाले हैं और अपनी कोई बड़ी बात का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और राकेश, अभी तक के संकेतों के हिसाब से जिस तरह से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है, उससे यही निकलकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए दीपक जी, जैसा कि लगातार आप कह रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। और कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी, उसके बाद मैं विजय चौक पर खड़ा था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने काफिले के साथ साउथ प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 LKM की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो अब जो हम कयास लगा रहे हैं, और जो अधिकारियों का मानना है, जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। और सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी जो सदस्यों को इसके बारे में ब्रीफ किया है, लेकिन क्या आखिरकार संदेश है, अब से कुछ देर बाद स्पष्ट होगा। बिल्कुल, थोड़ी देर का हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सीसीएस की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं हमें, वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है और अब से कुछ ही सेकंडों बाद उसको ऑन एयर जाना है। प्रधानमंत्री ने अपने तमाम देशवासियों नमस्कार। आज 27 मार्च, कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति, स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर
LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जैसे कृषि, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, संचार, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, टीवी, मौसम की जानकारियां, नेविगेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मछुआरे हो, विद्यार्थी हो, सुरक्षा बल हो। दूसरी ओर चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो या परिचालन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। विश्व में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के
अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, न कि युद्ध का माहौल बनाना। प्यारे देशवासियों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है, जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। आज की सफलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और शांतिप्रिय राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा। सभी भारतवासी भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें और सुरक्षित महसूस करें, यही हमारा लक्ष्य है। मुझे अपने लोगों की कर्मठता, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम निसंदेह एकजुट होकर एक शक्तिशाली, खुशहाल और सुरक्षित भारत का निर्माण करें। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से 2 कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके। सभी देशवासियों को आज की इस महान उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथियों को फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर
LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जैसे कृषि, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, संचार, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, टीवी, मौसम की जानकारियां, नेविगेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मछुआरे हो, विद्यार्थी हो, सुरक्षा बल हो। दूसरी ओर चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो या परिचालन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। विश्व में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के
अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, न कि युद्ध का माहौल बनाना। प्यारे देशवासियों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है, जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। आज की सफलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और शांतिप्रिय राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा। सभी भारतवासी भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें और सुरक्षित महसूस करें, यही हमारा लक्ष्य है। मुझे अपने लोगों की कर्मठता, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम निसंदेह एकजुट होकर एक शक्तिशाली, खुशहाल और सुरक्षित भारत का निर्माण करें। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से 2 कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके। सभी देशवासियों को आज की इस महान उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथियों को फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय के साथ इस संबोधन को खत्म किया। लेकिन इसमें जो बड़ी खबर है, अगर इसको आसान शब्दों में आपको बोलकर समझाया जाए तो उसका आसान मतलब यह है कि डीआरडीओ ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होती है? अगर अंतरिक्ष में घूम रहा सैटेलाइट किसी वजह से उसको नष्ट करने की जरूरत हो तो इसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल के साथ उड़ा दिया जाता है। जिस तरह की बाकी मिसाइलें होती है, ठीक उसी तरह की मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है स्पेस में काम करने के लिए, यानी अंतरिक्ष में काम करने के लिए। तो इसका आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो डीआरडीओ ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल अभी तक सिर्फ 3 देशों के पास है। पहला देश है अमेरिका, दूसरा देश है रूस और तीसरा देश है चीन।
भारत ने क्या किया? भारत ने आज किया जो उसने ऑपरेशन शक्ति के नाम से इस पूरे परीक्षण को किया है। उस डीआरडीओ ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई और एक लाइव सैटेलाइट जो कि भारतीय कक्षा से 300 किलोमीटर की दूरी पर था, जो लो अर्थ ऑर्बिट में था, यानी भारत की जमीन से नजदीक में था, जमीन के नजदीक में था, उस सैटेलाइट को 3 मिनट के अंदर सफलतापूर्वक मार गिराया है। हम आपसे बात कर रहे थे कि यह मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ होगा, ठीक उसी तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है यह। और ऑपरेशन शक्ति के तौर पर हमारे जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, से जुड़ा हुआ मसला है यह। और ऑपरेशन शक्ति के तौर पर हमारे जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और हमारे वैज्ञानिकों ने लो अर्थ ऑर्बिट में धरती से 300 किलोमीटर दूर एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। इस ऑपरेशन का नाम मिशन शक्ति दिया गया था। ये एक बेहद कठिन ऑपरेशन था। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत में विकसित एसेट सैटेलाइट मिसाइल है, ये एक ए सैटेलाइट मिसाइल है जिसको भारत के अंदर विकसित किया गया है, इंडिजीनियस है, यानी भारत में ही इसको विकसित किया गया है। हमने किसी और देश की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं लिया गया है। ये पूरी तरह भारत में बनी मिसाइल है और ऐसा कमाल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। यानी भारत अब आकाश, जल, नभ और उसके साथ साथ अंतरिक्ष की भी महाशक्ति बन गया है। कंचन, क्या कहेंगी आप? आकाश में भी हमारी असीम संभावना है, नभ जिसको हम कहते हैं, नभ यानी आकाश जिसको कहते हैं, जल यानी पानी और थल यानी जमीन, इन तीनों के अलावा अब अंतरिक्ष में भी हम एक सैटेलाइट के थ्रू एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराते हैं और भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद एक सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाता है। एक भारतीय के तौर पर आप गर्व महसूस करती हैं? बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है यहाँ पर दीपक जी। और जैसा कि हम पहले ही कयास लगा रहे थे सोशल मीडिया पर, जब बाढ़ आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संदेश दे सकते हैं, और ऐसा ही हुआ है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और एक ऐतिहासिक पल भी बताया जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपसे कुछ देर के बाद कहा गया है। यहां पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि कुछ ही समय में भारत ने यह अभूतपूर्व सिद्धि जो है वो हासिल कर ली है और भारत खुद को अंतरिक्ष महादेश अब बना चुका है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत को यह उपलब्धि हासिल हुई है। जैसा कि आपने बताया, भारत चौथा देश बन गया है। डीआरडीओ ने ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और चौथा देश अब दुनिया का बन गया है। और कंचन, मैं यहां पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इसके बाद हम राकेश के पास चलेंगे और आतिर के पास भी चलेंगे। सबसे पहले 1960 में अमेरिका ने इस तरह की एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था। सबसे पहले 1960 में अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका अपने पहले प्रयास में असफल रहा था, लेकिन भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल रहा है। ये भारत के वैज्ञानिकों की ताकत है और 3 मिनट के अंदर हमने लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 300 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को मार गिराया है। ऐसी तकनीकी क्षमता भारत ने विकसित की है, ऐसी अंतरिक्ष की क्षमता भारत ने विकसित की है कि भारत अंतरिक्ष की भी एक महाशक्ति बन गया है। आकाश, जमीन और पानी, इसके अलावा अब अंतरिक्ष की महाशक्ति भी भारत बन गया है। आखिर इसको आसान शब्दों में अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो डीआरडीओ ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर दूर हमारे वैज्ञानिकों ने एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। जाहिर सी बात है, यह बड़ी उपलब्धि है। इस तरह के सैटेलाइट का परीक्षण क्यों किया जाता है, आप दर्शकों को समझाइए कि अंतरिक्ष में आखिरकार इस क्षमता को विकसित करने की भारत को जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर हम सबसे बड़ी बात अगर हम रखना चाहें तो भारत को हम कह सकते हैं कि स्टार वॉर्स लीग जो है उसमें भारत शामिल हो गया है। चाहे वो मंगलयान पे जाना हो, सफलतापूर्वक वहां का पूरा ऑर्बिट में जाकर मिशन को जो है सक्सेसफुली लॉन्च करना हो, या फिर अब ए-सैट जो सैटेलाइट है उसका पूरा परीक्षण, कितने परिश्रम की जरूरत होगी इसमें दीपक, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। डीआरडीओ और इसरो के पूरे जो साइंटिस्ट इसमें लगे होंगे, जुटे होंगे, कितनी प्रिसीशन की जरूरत है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री का, हर भारतीय के लिए आज गर्व की बात है कि भारत अब उस
लीग में आ गया है। और इसकी महत्वता ये भी है दीपक कि ये जो परिश्रम हुआ है और इसका जो परिणाम सामने आया है, ये क्षमता दिखाता है भारत की। यदि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अगर भारत की ओर आएगा तो उसको भी मार गिराया जा सकता है। डिफेंस इनिशिएटिव यूएसएस का शुरू हुआ था 1984 में और उसमें पूरा इसका जो ब्यूरो शुरू किया था। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूं कंचन की आखिरकार ऐसे माहौल में, इस अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अंदर हमको एंटी सैटेलाइट मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि अगर कोई युद्ध होती है तो आज की दुनिया में सैटेलाइट से सब कुछ चलता है। कंचन मैं देख रहा था लगातार आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर रही थी और उससे गूगल पे जाकर सर्च कर रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये तमाम चीजें होती क्या है, ये उपकरण होते क्या है। आम जनता को इन उपकरणों के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा उनको पता नहीं है। उनको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर भारत का किसी भी देश के साथ युद्ध होता है, युद्ध के हालात में आजकल आधुनिक तकनीक सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत अपने सैटेलाइट को ट्रैक करता है। जैसे मैं बालाकोट की बात करूं, बालाकोट पे भारत ने एयर स्ट्राइक की। अब एयर स्ट्राइक के बाद भारत को यह पता करना था कि वहां पर जो उसने एयर स्ट्राइक की उसमें कितनी सफलता पाई, या अगर भारतीय टीमें जब एयर स्ट्राइक करना जा रही थी तो जिस जगह को उसको मारना था या जिस जगह पर उसको हमला करना था उसकी सैटेलाइट लोकेशंस क्या थी, इसके लिए भारतीय सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज मानिए कि भारत की किसी एक्स देश के साथ जंग चल रही हो और ऐसे में वो अपने सैटेलाइट का उपयोग कर रहा हो ये जानने के लिए कि भारत अपनी सीमा के अंदर क्या क्या हरकतें कर रहा है, तो भारत इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा इस स्पेस के अंदर किसी भी सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है और दुश्मन देश की उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की जितनी भी क्षमताएं होंगी, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो जासूसी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो मॉनिटरिंग से जुड़ी हुई हो, उसको 1 सेकेंड में खत्म कर सकता है। तो जिस तरह से हमको बंकर गिराने की जरूरत है, जिस तरह से दुश्मन के हवाई जहाज गिराने की जरूरत है, जिस तरह से दुश्मन की सेना पर हमला करने की जरूरत है, ठीक उसी तरह से हमको एंटी सैटेलाइट गन भी तैयार करके रखनी चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर कोई युद्ध होता है तो अंतरिक्ष में जाकर हम उनके सैटेलाइट को नष्ट कर सके। वो सैटेलाइट जो भारत की सेना पर निगाह रख रहा हो और आधुनिक तौर पर जो दुश्मन देश की सेना है उसको अन्य तरह की जानकारियां दे रहा हो। तो यह बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत के पास ऐसी मिसाइल तो है कि वो टैंक को तबाह कर दे, भारत के पास ऐसी मिसाइल तो है जो भारत कहता है कि हम कभी नहीं करेंगे, किसी पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे। लेकिन क्या भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना सकता है या कोई ऐसी मिसाइल बना सकता है कि वो सीधे के सीधे तौर पर सैटेलाइट को ही खत्म कर दे? तो भारत ने वो क्षमता अब विकसित कर ली और ऐसा करने वाला जो भारत है वो दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसीलिए इस पूरे मिशन को मिशन शक्ति नाम दिया गया है। और महज 3 मिनट में, जैसा कि दीपक जी आपने बताया और हम देख भी रहे हैं कि महज 3 मिनट में ये परीक्षण कर लिया गया। हथियारों की होड़ के खिलाफ हमेशा से भारत रहा है और ऐसे में ये भी बहुत अहम हो जाता है जानना कि आज का जो ये सफल परीक्षण रहा है इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि समझौते का उल्लंघन करना नामुमकिन हो जाएगा। दीपक नहीं, भारत ने यह कहा है कि हमने किसी भी संधि या समझौते का उल्लंघन नहीं किया है और भारत किसी भी दिशा में किसी भी परिस्थिति में युद्ध नहीं चाहता है। वो युद्ध नहीं चाहता है और साथ ही साथ वो ये चाहता है कि जो भी प्रयास अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर हो वो शांति के लिए हो। भारत अपनी तरफ से कतई युद्ध नहीं चाहता है और भारत ने यह कहा कि किसी भी शांति और समझौते का या किसी भी संधि का इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण के वक्त हमने उल्लंघन नहीं किया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के तहत हमने। माफ कीजिएगा, मेरे शब्द उल्टे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि हमने 130 करोड़ देशवासियों के लिए सफल परीक्षण किया है। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा सफल परीक्षण और डीआरडीओ ने ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ऐसा करने वाला जो भारत बन गया है वो दुनिया का चौथा देश बन गया है। और मैं इसके बाद ये भी बताना चाहता हूं कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती थी वो क्या थी? भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन थी, क्योंकि चीन के पास इस तरह की क्षमता 2007 में विकसित हो चुकी थी। और भारत और चीन की अगर अंतरिक्ष की कैपेबिलिटी देखी जाए तो भारत 19-20 के मुकाबले खड़ा रहता है। दोनों देशों के को अगर कंपेयर किया जाए उस हिसाब से, तो भारत के लिए चीन के खतरे के मद्देनजर या ये मानते हुए कि अगर चीन से आने वाले समय में हमारी
किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हमारी आमने सामने होने की परिस्थिति आती है, जो चीन के सामने हम कई बार हो जाते हैं, तो चीन इस युद्ध में हमसे ज्यादा कैपेबल था, लेकिन अब हम चीन के साथ खड़े हो गए हैं और हम अंतरिक्ष में अगर चीन कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करता है या वो अपने सैटेलाइट के मदद से भारत के ऊपर कोई नापाक नजर रखता है, तो भारत चीन के उस सैटेलाइट को मार गिराने में भी सक्षम है। भारत ऐसा करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं चीन से हमारा कोई युद्ध नहीं हो रहा, मैं इस परिस्थिति की भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको आसान शब्दों में यह समझाने की कोशिश की है कि इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल की उपयोगिता क्या है, किन परिस्थितियों में इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। जंग की परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जा सकता है, शांति के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी सैटेलाइट के अंदर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है या कोई सैटेलाइट खराब हो जाता है या उसको नष्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जंग के हालात में खास तौर पर इन एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, तो दीपक सर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये संदेश जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बड़ा संदेश गया है कि भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इतिहास के पन्नों में आज भारत का नाम जो है वो शामिल हो गया है। चलिए कंचन, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे लोकतंत्र जिंदाबाद।